रहस्य, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में इसके पीछे की कहानियों और तथ्यों को जानने की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। हम मनुष्यों की जीवन लीला भी कमाल की है। हम जो चाहते हैं, जिसका ख्वाब हमेशा देखा करते हैं, वो कभी नहीं होता, और जिन चीज़ों के बारे में हम कभी सोचना भी पसंद नहीं करते हैं, वो एकदम से हमारे माथे पर आ फूटता है। मैं बात को ज़्यादा घुमाना नहीं चाहूँगा। आज की ये कहानी मेरे जीवन के कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी हुई है जिन्हें मैं आज तक नहीं समझ पाया। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, अन्यथा आप लोग इस पूरी कहानी को समझने से वंचित रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली, रहस्यों से भरी मेरे जीवन की एक सच्ची कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अमन है। गर्मी का महीना था और मैं अपने छत पर गर्मी के कारण गहरी नींद में सोया हुआ था कि तभी अचानक मेरे कानों से एक ध्वनि आकर टकराई, और वो आवाज़ किसी बिल्ली की रोने की थी। उस आवाज़ को सुनते ही मेरा शरीर सचेत हो गया, लेकिन मेरा आँख नहीं खुल रहा था। अजीबोगरीब ख्याल और बेहद ही भयानक दृश्य मेरे आंखों के सामने दिखाई देने लगी, जिससे मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। लेकिन अभी भी मेरी आंख नहीं खुल रही थी कि तभी अचानक ही मैंने काले अंधेरे में देखा कि मेरी दादी सड़क पर लेटी हुई, जिनके शरीर में जगह जगह चोटें लगी हुई थी और पूरे शरीर में से खून बह रहा था। इतना देखते ही मैं एकदम से दादी कह चीखता हुआ उठा, और जैसे ही मैंने सामने की ओर देखा तो मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसा दृश्य मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उस रात की उस तथ्य को विस्तार से जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। मेरे साथ इन घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ आज से तकरीबन एक दशक पहले, जब मैं केवल 12 वर्ष का था। मैं अपने पूरे परिवार के साथ उस वक्त उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामनगर में निवास करता था। मैं अपने परिवार का एकलौता लड़का हूँ। उस वक्त मेरे परिवार में हम कुल 5 जन थे। मेरे बूढ़े दादा दादी, मेरे माँ बाप और मैं। हमारा परिवार एक मध्यम वर्ग से था। उस दौर में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई थी। ज़्यादातर गांव में पलाने और लकड़ियों से बने हुए घर हुआ करते थे, और मेरा घर भी कुछ इसी प्रकार का था। सामने की ओर से खपड़े से बना हुआ कच्चा ढांचा, और पीछे चारों तरफ झाड़ियां सी घिरी हुई टाटें। सच कहूं तो भले ही उस वक्त हम पर गरीबी की चाबुक चल रही थी, लेकिन उस संकट की घड़ी में भी मेरे घर में सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। सन था 2014, जब हम लोगों ने पहली बार अपने गांव को अलविदा कहा। दरअसल मेरे चाचा चंडीगढ़ में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे, और जैसे ही उन्हें हमारे घर के हालातों के बारे में पता चली, उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने फौरन ही हम सब लोगों को अपने पास बुलाना उचित समझा। जहाँ तक मुझे पता था, मेरे चाचा बड़े ही नेक दिल स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन मुझे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि अब मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव होने वाला है। कुछ ही दिनों में मैं अपने पूरे परिवार के साथ चंडीगढ़ अपने चाचा के साथ शिफ्ट हो गया। मेरे चाचा ने चंडीगढ़ में अपना व्यापार काफ़ी अच्छे से विकसित कर लिया था। उन्होंने अपने घर के बगल में ही हम सबको रहने के लिए एक रूम दिलाया। अब हमें वहाँ गए। देखते ही देखते 2 महीने गुजर गए। अब मैंने भी वहीं एक स्कूल में अपना दाखिला करा लिया था। वक्त गुजरता गया और हम सब गांव को पूरी तरह लगभग भूल ही गए थे। कभी कभार मेरे पापा और मेरे चाचा गांव में जाया करते। मेरी चाची और मेरी मम्मी एक सगी बहन की बातें मिलजुल कर रहती थी। सब ठीक चल रहा था कि एक दिन रात के तकरीबन 2 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, और उस वक्त मैं अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था। दरअसल मेरी माँ मेरे चाची के घर उनके लड़के के जन्मदिन पर रुकी हुई थी। जहाँ गया तो मैं भी था, लेकिन मैं अपने स्कूल से मिले लर्निंग होमवर्क के चलते जल्दी ही चला आया था। आधी रात दरवाजे पे यूं दस्तक की आवाज़ से मैं थोड़ा घबरा गया, और घबराई हुई आवाज़ में मैंने एकदम से कहा, माँ इतना देर क्यों हो गया?
मेरे इतना कहने पर भी सामने से कोई जवाब नहीं आया, जिससे मेरी घबराहट थोड़ी और बढ़ गई। थोड़ी हिम्मत करते हुए मैं एक बार फिर आवाज़ लगाने ही जा रहा था कि तभी एकदम से मेरे कमरे की लाइट चली गई और फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई ठीक मेरी गर्दन के पास मोटी सांसें ले रहा हो। उस अंधेरे कमरे में अकेला डर के मारे मैं घुटनों पर बैठ गया। अपनी आंखें बंद कर तकियों से मैं अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक बार फिर से मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई और कमरे के बाहर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनते ही मेरी हवाइयाँ उड़ गई और जोर से मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी चीख इतनी तेज थी कि जिस कमरे में मैं सोया हुआ था उससे थोड़ी ही दूरी पर बने मेरे चाचा के घर सो रही मेरी माँ और मेरी चाची भागते हुए मेरे पास दौड़े चले आई और दरवाजे के पास खड़ी होकर मेरी माँ ने एकदम से कहा, बेटा अमन क्या हुआ तुम्हें? और मेरी माँ के पीछे से मेरी चाची भी मेरा नाम लेकर पुकार रही थी। उन लोगों की आवाज़ सुन मेरी जान में जान आई और उस अंधेरे कमरे में मैं अपने आप को संभालते हुए बड़ी मुश्किल से दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मेरी माँ और मेरी चाची ठीक मेरे सामने खड़ी थी। उन्हें देखते ही मैं एकदम से ठहर सा गया और ना जाने क्यों देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जैसे मानो कि मेरे शरीर से किसी ने मेरी सारी ऊर्जा निकाल ली हो। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपनी माँ से कल रात की सारी वाकया को एकदम विस्तार पूर्वक बताया। मेरी बात सुन मेरी माँ ने मुझे कहा, तुम्हें किसी की बुरी नज़र लग गई है, तुमने कोई सपना देखा होगा या तुम्हारा भ्रम भी हो सकता है। लेकिन मैं उस वक्त केवल एक ही रट लगाए जा रहा था कि नहीं, मैं बिल्कुल होश में था, ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता। न जाने क्यों कल रात आप लोगों को देखते ही मेरे शरीर में एकदम से झिलझिलापन हुआ और मैं सीधा ज़मीन पर आ गिरा। मेरी बात सुन मेरी माँ ने कहा, चलो तुम्हारा चेकअप करा के तुम्हारी दवाई ले लेते हैं। हमें वहाँ रहते हुए अब तकरीबन 2 साल हो गए थे और मेरी उम्र भी अब 14 वर्ष की हो चली थी। मैं अपने माँ के साथ एक छोटे से क्लिनिक पर पहुँचा। मैंने डॉक्टर से अपनी परेशानियाँ बताई। मेरी बातें सुन डॉक्टर ने मेरा बीपी चेक किया। मुझे मालूम चला कि मेरा बीपी लो था, शायद इसी वजह से कल रात मैं गिरा था। खैर मैंने बीपी लो की ग्लूकोज लिया और माँ के साथ रूम पर लौटा और इधर मेरे पापा को मेरे चाचा के साथ गांव गए तकरीबन 1 हफ्ते हो चले थे। उस दिन के बाद से मेरे साथ बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। जब भी मैं कभी अंधेरे कमरे में अकेले रहता तो मुझे ऐसा महसूस होने लगता कि मुझे कोई कहीं से देख रहा है। मेरे साथ अजीब अजीब घटना होनी शुरू हो गई। अब तकरीबन उस घटना को बीते 1 हफ्ते हो चले थे। आधी रात मैं एक बार फिर अपने कमरे में सोया हुआ था कि अचानक वही आवाज़ मेरे कानों से आ टकराई। जैसे ही वो आवाज़ मेरे कानों से आ टकराई मेरा पूरा शरीर सन्न रह गया और हड़बड़ाहट में मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि एक धुंधली सी परछाई नुमा आकृति मेरे छाती पर बैठी हुई थी, जिसकी सुर्ख लाल आंखें बल्ब की हल्की रोशनी में चमक रही थी, जिसे देखते ही मेरी आवाज़ मेरे हलक तक आकर रुक गई। मैं अपने शरीर को महसूस तक नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे वो चीज़ मेरे शरीर से मेरी ऊर्जा खींच रही हो। कुछ वक्त तक मैं उसी अवस्था में पड़ा रहा और एक बार फिर उसी रात की भांति मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह मेरी माँ की आवाज़ मेरे कानों से टकराई, बेटा अमन उठो। जिसे सुन मेरी आंखें खुली, लेकिन मैं अपने शरीर को हिला तक नहीं पा रहा था। उस वक्त मैं खुद को इतना कमज़ोर महसूस कर रहा था कि मुझसे मेरे हाथ पांव तक नहीं हिलाए जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभालते हुए बिस्तर से नीचे उतरा और ज़मीन पर पांव रखते ही मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और एक असहनीय दर्द मेरे पैर में होने लगी। दर्द के कारण मैं अपने माँ को आवाज़ लगाने लगा
मेरी माँ दौड़ते हुए एकदम से मेरे नज़दीक आई और मेरी हालत देख अपने माथे पर हाथ रखते हुए ज़मीन पर बैठ गई। दर्द से कराहते हुए मैंने अपनी माँ से कल रात की सारी वाकया सुनाई। मेरी बातें सुन मेरी माँ ने एकदम से कहा, तू सच कह रहा था बेटा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम अपने गांव लौट चलेंगे। इतना कहते हुए मेरी माँ एकदम से मेरे कमरे से निकल गई और कुछ देर बाद मेरी चाची और एक डॉक्टर के साथ कमरे में वापस लौटी और इधर मैं अपने पैर को अपने हाथों से दबाए दर्द से कराह रहा था। मुझे ऐसा करता देख सबने मेरे हाथों को अपने पैरों से हटाने को कहा और जैसे ही मैंने अपने हाथों को अपने पैर से हटाया तो मेरे पैर को देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरे पैर पर किसी के दांत से काटे जाने का निशान बना हुआ था और उस जगह के चारों तरफ काला धब्बा बना हुआ था, जिसे देख मेरी माँ मुझसे कहने लगी, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम अब फिर से अपने गांव लौट चलेंगे। डॉक्टर ने मुझे दर्द का इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ देकर चला गया और इधर कमरे में मैं और मेरी माँ और मेरी चाची अब मौजूद थे। सब लोग मुझसे मेरे दर्द और उस निशान के बारे में पूछ रहे थे। जैसा कि मैंने कल रात की वाकया अपनी माँ को बताया था, उन्होंने उसी बात को मेरी चाची से कह डाली, जिसे सुन मेरी चाची के चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कान उभरा और वो एकदम से उठकर मेरे कमरे से बाहर लौट गई। मैंने आज से पहले अपने चाची का ऐसा स्वभाव कभी नहीं देखा था। मेरी माँ मेरे पास ही उदास बैठी हुई थी कि अचानक मेरी माँ के मोबाइल की घंटी बजी। मेरी माँ ने फ़ोन उठाया ही था कि सामने से मेरे पिताजी की दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी कि अब मेरी दादी इस दुनिया में नहीं रही, अब हमें घर लौट आना चाहिए। उसी दिन रात के तकरीबन 8 बजे मैं और मेरी माँ ने चंडीगढ़ से रामनगर के लिए ट्रेन पकड़ा। मेरी चाची हमारे साथ नहीं जा रही थी, ना जाने क्यों वो हमारे साथ जाने से इनकार कर रही थी। खैर हम अगले दिन शाम के तकरीबन 7 बजे तक अपने गांव रामनगर पहुंचे तो हमने देखा कि मेरे घर के बाहर मेरे दादी के दूर दूर के रिश्तेदार और सगे संबंधी आए हुए थे। हमें आने में देर हो गई थी। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम जब तक पहुंचे मेरे दादी का अंतिम विदाई हो चुका था। मैं अपने घर के अंदर चला गया और लगभग 2 साल बाद मैं अपने घर लौटा था। तभी मैंने देखा कि मेरे पीछे वाला कमरा जो टाट का बना हुआ था, मेरे पापा ने अब उसे ईंट का पक्का कमरा बनवा दिया था। मैं उसी कमरे के छत पर चला गया और वहीं लेटकर अपने दादी को याद कर रोने लगा और रोते रोते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला कि तभी एक बार फिर मुझे वही औरत अपने सपने में दिखाई दी जिसे मैंने चंडीगढ़ में देखा था। जैसे एकदम से मेरी आंख खुली और मैं नीचे सब लोगों के बीच भागता हुआ दौड़ा चला आया। मेरे घर पर मेरे दादी के मौत से सब लोग सदमे में थे। पूरे घर में मातम का माहौल बना हुआ था। इस वजह से मैंने इस बात को घर वालों से छुपा लिया। गांव में आने के बाद भी मुझे बुरे सपने दिखने बंद नहीं हुए। हर रात मुझे उसी औरत की धुंधली परछाई मेरे सपनों में दिखाई दे रही थी। कुछ दिन मेरे यूं ही गुजर गए और एक रात मैं अपने छत पर गर्मी के कारण गहरी नींद में सोया हुआ था कि तभी अचानक मेरे कानों से एक ध्वनि आकर टकराई और वो आवाज़ किसी बिल्ली की रोने की थी। उस आवाज़ को सुनते ही मेरा शरीर सचेत हो गया, लेकिन मेरी आंख नहीं खुल रही थी। अजीबोगरीब ख्याल और बेहद ही भयानक दृश्य मेरे आंखों के सामने दिखाई देने लगी थी, जिससे मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। लेकिन अभी भी मेरी आंख नहीं खुल रही थी कि तभी अचानक ही मैंने काले अंधेरे में देखा कि मेरी दादी सड़क पर लेटी हुई हैं, जिनके पूरे शरीर में जगह जगह चोटें लगी हुई थी और पूरे शरीर में से खून बह रहा था। इतना देखते ही मैं एकदम से दादी क्या चीखता हुआ उठा और जैसे ही मैंने सामने की ओर देखा तो मेरी धड़कन और तेज हो गई। मैंने देखा कि मेरी दादी ठीक मेरे सामने लेटी हुई थी और वो मुझे घूरे जा रही थी। इतना देखते ही मैं तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर फेर ली और एकदम से मैं उठकर नीचे सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि अचानक मुझे पीछे से किसी ने जोर का धक्का दिया, जिसके कारण मैं सीढ़ियों से सीधा नीचे गिर पड़ा और मेरे माथे पर चोट लगी और मैं उसी क्षण बेहोश हो गया।
जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को खाट पर लेटा हुआ पाया और मेरे इर्द गिर्द मेरे परिवार वाले मुझे घेरे हुए खड़े थे और मेरे माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं उसी क्षण फूट फूट कर रोने लगा और रोते हुए कुछ महीनों से घट रही उन घटनाओं का जिक्र अपने परिवार वालों से करने लगा। मेरी ये दुर्दशा देख मेरे बाबा एकदम से बोल उठे, इसे किसी की बुरी नज़र लग गई है। मैं तुरंत ही किशनधारी बाबा के पास इसे ले जाना चाहिए। अब यही कुछ उपाय बताएंगे। सुबह के तकरीबन 10 बज रहे थे जब सब लोग मुझे लेकर किशनधारी बाबा के निवास स्थान की ओर बढ़ने लगे। किशनधारी बाबा हमारे इलाके में बहुत प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि उन्हें साक्षात माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त है। लगभग 1 घंटे में हम किशनधारी बाबा के निवास स्थान पर पहुंचे और माता के मंदिर पर पहुंचते ही मेरे शरीर से पसीना छूटने लगा। ना जाने क्यों मेरे पांव कांपने लगे थे। मेरे साथ आए सभी लोग बाबा के आगे और माता के आगे नतमस्तक हो गए और मेरे साथ घटित हुई सारी घटनाओं को किशनधारी बाबा से सबने एक एक करके बताया। और कुछ देर बाद मौन रहने के बाद एकदम से बाबा उठे और मेरी ओर बढ़े और मुझे लेकर सीधा माता के मंदिर के नीचे बैठा दिया और भभूत से मेरे चारों तरफ घेरा बनाकर एकदम से मुझसे कहने लगे, बुलाओ उसे। बाबा की वो बात सीधा मेरे माथे के ऊपर से निकल गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाबा क्या कह रहे हैं कि तभी एक बार फिर बाबा ने कहा, अपनी आंखें बंद कर और मेरे साथ बोल, तू जो कोई भी है मेरे ऊपर सवार, आ तेरी इच्छा पूरी होगी, तू आ जा। और जैसे ही मैंने ऐसा कहा एक अजीब सा करंट मेरे बदन में आ टकरा और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मेरे इतना कहते ही मेरी आंखें बंद हो गई और जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने घर था और मेरे गले में एक ताबीज़ था। मैंने माँ से उस बारे में पूछा कि क्या हुआ था। जब मैंने ऐसा कहा तो मेरी बात पर मेरी माँ ने मुझसे कहा, कुछ नहीं, एक बला थी जो टल गई। अब हम यहीं रहेंगे, कभी तुम्हारे चाचा के घर चंडीगढ़ नहीं जाएंगे। और तुमने मुझसे एक बात छुपाई क्यों थी? तुम्हारी चाची ने तुम्हें एक लड्डू खिलाया था जिस पर काला धब्बा था। मैंने एकदम से कहा, हाँ, ये बात आपको कैसे पता? मेरी माँ ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और मुझसे कहने लगी, बेटा, तुम्हारी चाची ने ही उस लड़की के प्रेत को तुम्हारे ऊपर अभिमंत्रित कराया था। बेटा, दरअसल तुम्हारे चाचा चाची ने जो कमरा हमें रहने के लिए दिया था, उसी कमरे में एक 23 वर्ष की लड़की रेंट पर किराया देकर रह रही थी। और एक दिन तुम्हारे चाचा और उसके नीच दोस्तों ने शराब के नशे में उसका हत्या कर दिया। उसके बाद से उस लड़की की आत्मा जाग उठी और सबको सताने लगी। तब जाकर एक तांत्रिक ने उन्हें ये सलाह दी कि किसी करीबी को उस कमरे में रहने के लिए दिया जाए और फिर हमें बुलाया गया। इतना कहकर मेरी माँ ने केवल मुझसे एक ही शब्द कहा, बेटा, ये ताबीज़ कभी मत उतारना। और अब उस घटना को गुजरे तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन ये मेरे लिए आज भी रहस्य है कि मुझे क्या हुआ था। शायद मुझे इस बात की जानकारी इसलिए नहीं दी गई हो कि कभी कभी कुछ रहस्य को रहस्य ही रहने देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक और ऐसे ही कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अलविदा। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।